तो बुलेटिन में आज सबसे पहले आपको बताएंगे मार्केट का पूरा अपडेट। सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी पर बाजार में कमजोरी रही। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजार में सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 636 पॉइंट गिरकर 80,738 पर और निफ्टी 174 पॉइंट गिरकर 24,543 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स की बात करें तो इनमें भी दबाव देखने को मिला। वहीं निफ्टी बैंक रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद फिसल कर बंद हुआ। मार्केट का पूरा हाल अब जानते हैं कंचन नौटियाल से। कंचन, बताएं आज कैसा रहा बाजार का मूड? तो डेफिनेटली हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन की बात करी जाए तो बाजार इतने दिन से हम देख रहे हैं कि एक रेंज बाउंड में ही कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आज एक कमजोरी जो है वो और भी ज्यादा परसिस्टेंट होती हुई दिखाई दी है। यहाँ पे इन्वेस्टर्स जो है अपने उन्होंने हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग करते हुए भी नजर आए हैं। साथ में कल आरबीआई की मीटिंग है, तो उस लिहाज से भी जो आज का सेशन था काफी ज्यादा वॉलेटाइल था। अब बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का देखने को मिला। इस टाइम पे सबसे पहले निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की बात कर ली जाए। देखिए, ग्रासिम इंडस्ट्री में करीबन 1.5% का इजाफा देखने को मिला। श्रीराम फाइनेंस की बात करी जाए तो करीब 1% की बढ़त यहां पे भी थी। बजाज ऑटो में यहां पे 1% का इजाफा था और महिंद्रा एंड महिंद्रा भी करीबन 1% की बढ़त के साथ बंद हुए। यानी कि ऑल ओवर हम समझे कि ऑटो पैक में आज थोड़ी तेजी थी, रियलिटी पैक में आज थोड़ी तेजी थी, मेटल्स में शानदार चमक दिखाई दी। अब बात करते हैं गिरने वाले शेयर्स की। देखिए, अडानी पोर्ट्स में यहाँ पे करीब 3% की कमजोरी देखने को मिली। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट थी जिसके बाद अडानी शेयर्स में आज थोड़ा सा हमें जो माहौल है वो पस्त देखने को मिला। अडानी प्राइसेस भी करीबन 2% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। कोल इंडिया की बात करी जाए तो यहाँ पे भी अप्रॉक्सीमेटली 2% की गिरावट है और बजाज फिनसर्व भी करीब 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। मिड कैप की तरफ नजर डालते हैं। देखिए, मिड कैप ने आज भी जो परफॉर्मेंस दिया है वो पॉजिटिव साइड में ही दिया है। कोचिन शिपयार्ड, देखिए अच्छे खासे यहाँ पे मूव देखने को मिले हैं, करीबन 6% के। इनफैक्ट जो पूरा डिफेंस सेक्टर था वहां पे जो मूव थे वो काफी शानदार थे। हिंदुस्तान जिंक में 4.25% की तेजी देखने को मिली है। प्रेस्टीज एस्टेट की बात करी जाए तो करीबन 3% का अपसाइड यहाँ पे रहा है। और कैपिटल मार्केट में से बीएससी ने अच्छे नंबर यानी कि अच्छे गेन 3% की बढ़त के साथ आज क्लोजिंग दी है। लूजिंग स्ट्रीक की बात कर लेते हैं कि इस टाइम पे मिड कैप के कौन से शेयर्स हैं गिरावट के साथ बंद हुए हैं। देखिए, येस बैंक यहाँ पे ब्लॉक डील थी जिसके बाद ये गिरावट देखने को मिली है। ओला में एक ब्लॉक डील थी जिसके बाद ये गिरावट आई है। सुजलॉन की बात करी जाए तो यहाँ पे इसी तरीके के मूव्स हमें 4.5% की कमजोरी यहाँ देखने को मिली। और वोडाफोन आइडिया में भी ये इसकी जो मुश्किलें हैं वो और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। अप्रूवल नहीं मिला है सरकार की तरफ से, तो वो सारे का सारा न्यूज बस इसमें बना हुआ था, इसके वजह से ये रिफ्लेक्शन आ जाता हुआ दिखाई दिया है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। तो मोदी सरकार के तीसरे टर्म को 1 साल हो गया है। पिछले साल 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे जिसमें नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री चुना गया था। वहां से लेकर अब तक कैसी रही है बाजार की चाल, समझा रहे हैं हरमास फटाकिया। 3 और 4 जून 2024 पिछले साल के सबसे एक्शन पैक्ड सत्रों में से 2 ऐसे सत्र थे जहां पर बाजार एग्जिट पोल्स और लोकसभा चुनाव के नतीजों पर रिएक्ट कर रहा था। जिस दिन एग्जिट पोल्स के नतीजे आए थे उस वक्त निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स सभी में अक्रॉस द बोर्ड तेजी देखने मिली थी। पीएसयू इंडेक्स यानी कि सरकारी कंपनियों का इंडेक्स जो है वो 8% की तेजी के साथ बंद हुआ था। मगर 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और यह पता चला कि बीजेपी 272 के आंकड़े से नीचे रह गई है, तब जितनी बढ़त हमें 3 जून को देखने मिली थी उससे दुगनी गिरावट हमें 4 जून को देखने मिली है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें निफ्टी की तो पिछले जब पता चला बाजार को कि नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा आएगी तो रिकवरी थोड़ी सी शुरू हुई। बाजार ने रिकॉर्ड हाइज लगाए और पिछले 7-8 महीनों की बिकवाली के बावजूद जो है निफ्टी ने 13% के रिटर्न्स दिए हैं। मिड कैप इंडेक्स ने 17 और स्मॉल कैप इंडेक्स ने 15% के रिटर्न्स दिए हैं। मगर जिसने रिटर्न्स नहीं दिए हैं वो है पीएसई इंडेक्स, जो कि सिर्फ 4.5% की तेजी पिछले 1 साल में देखने मिली है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकारी कंपनियों में हाल फिलहाल में काफी तेजी देखने मिली है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो 5 कंपनियां ऐसी है जिसने 40 से 50% के बीच पे रिटर्न्स दिए हैं और 13 कंपनियां ऐसी है जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न्स भी दिए हैं। तो अब वो कौन सी ऐसी कंपनियां हैं निफ्टी की जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है पिछले 1 साल में? जो नए एंट्रेंट्स है, बीईएल, इटर्नल, श्रीराम फाइनेंस, इनका नाम इस लिस्ट में शुमार है। अंडर परफॉर्मर्स की लिस्ट अगर हम देखें तो टाटा मोटर्स इसमें एक नाम है, 20% की गिरावट पिछले 1 साल में देखने मिली है। और अगर हम बात करें मिड कैप्स की तो उसमें जो तेजी, उसमें एक नाम है पेटीएम, जो अपने आईपीओ प्राइस से अभी भी 56% नीचे है। मगर अगर उस वक्त आपने शेयर खरीदा होता 4 जून को तो आपको 160% के रिटर्न्स देखने मिले होते। मिड कैप्स के अंडर परफॉर्मर्स में वोडाफोन आइडिया, ओला इलेक्ट्रिक जैसे नाम शामिल है जिसमें 30 से 50% की गिरावट देखने मिली है। मगर स्मॉल कैप्स के टॉप गेनर्स की अगर हम बात करें तो मैसगांव डॉक अगर मिड कैप्स में से एक गेनर था तो गार्डन रीच स्मॉल कैप्स में से एक गेनर है। जेनटेक, एमसीएक्स, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट तिगना हुआ है पिछले 1 साल
साल में इस तरह के रिटर्न्स देखने मिले हैं। और अंडर परफॉर्मर्स की अगर हम बात करें स्मॉल कैप्स में, तो बिरला सॉफ्ट, तेजस नेटवर्क्स, टीटागढ़, इन सबको किसी ना किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा है पिछले एक साल में। अब अगर सरकारी कंपनियों की बात करें तो वो ऐसी सरकारी कंपनियां जो 100, 200, 300% के रिटर्न्स दे रही थी, पिछले एक साल में 10 से 20% के रिटर्न्स भी पार करने के लिए उन्हें मुश्किल हुई है। और अगर अंडर परफॉर्मर्स में अगर हम नजर डालें तो IRFC, REC जो पिछले साल और 2024-23 के आउट परफॉर्मर्स थे, उनको अगर 11 से 14% की गिरावट पिछले एक साल में देखने मिली है। तो बावजूद इसके कि ग्लोबल क्यूज बेहद निराशाजनक रहे हैं, बाजार ने ठीक ठाक रिटर्न्स दिए हैं पिछले एक साल में, मगर सरकारी कंपनियां अब ये सोच रही होंगी कि हम भी अपना हाथ ऊपर करें और कहे कि अपना टाइम वापस आएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, विपक्षी दलों ने आज एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की है। 16 विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाकायदा पत्र लिखकर यह मांग की है। डिप्लोमेटिक फ्रंट पर कितने वर्षों से प्रधानमंत्री जी सारे देशों में गए, मिले लोगों से, और जो उनके तथाकथित फ्रेंड हैं मिस्टर ट्रंप, उन्होंने समझौता की घोषणा कर दी। ये चीज़ें हैं जो चिंता की बात है। हिंदुस्तान जैसी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और बड़े देश के साथ लिए जब ये हो कि ऐसा लगे लोगों को कि जैसे हमें फोर्स किया जा रहा है कि रोको, इमीडिएट एंड कंप्लीट, तो ये चिंता की बात है और इसका चर्चा होना आवश्यक है, क्योंकि देश का सारी दुनिया में सम्मान गिरा है ट्रंप की इस घोषणा से। इस पर चर्चा होना आवश्यक है और पार्लियामेंट का सेशन बुलाना बहुत आवश्यक है। As a community, as a nation, we are hurt. Who will give a message? Parliament. Honorable Prime Minister, if Parliament is convened, summoned for this, we'll speak in one language. When our CDS says, I'm not concerned about how many, why? This why? ये पीड़ा है पूरे देश की। ये कहां चर्चा होगी? सोशल मीडिया पे नहीं होगी, टेलीविजन डिबेट्स में नहीं होगा, संसद है। तो विपक्षी पार्टियां ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने विपक्षी दलों की मांग को फिलहाल खारिज कर दिया है। डिटेल्स लेते हैं, मेरी सहयोगी पायल मेहता हमारे साथ जुड़ी हैं। तो पायल बताएं, विशेष सत्र को लेकर विपक्ष ने एक बार फिर से मांग की है, सरकार का क्या कहना है? देखिए, जहां तक सरकार की बात है, सरकारी सूत्रों के मुताबिक जो स्पेशल सेशन या विशेष सत्र की मांग कर रही है ऑपोजिशन पार्टी, उसका कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जितनी बातें पब्लिक डोमेन में रखी गई थी वो प्रधानमंत्री स्वयं रख चुके हैं, DGMO रख चुका है, अब हमारे आर्म फोर्सेस रख चुके हैं, इसमें और कोई बात बाहर आने के लिए है नहीं। और क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए भी बहुत ज़रूरी होगा हमारा ये समझना कि हम एनिमी नेशन पाकिस्तान को एम्पावर नहीं कर सकते, आपस में झगड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान यही चाहता है कि भारत के राजनीतिक दल आपस में लड़े और आपस में सारी इस तरह के मतभेद करें। सरकारी सूत्रों का ये मानना है कि आने वाले महीने में, मतलब जुलाई में वैसे भी मानसून सत्र होने वाला, इस सत्र के दौरान ऐसी कोई मुद्दा नहीं जिस पर चर्चा नहीं होगी और सरकार शायद किसी भी नियम के तहत इस पर भी चर्चा करा देगी कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था और उसका क्या इम्पैक्ट रहा। और साथ में सरकारी सूत्रों का ये भी कहना है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी एक स्टेटमेंट देने के लिए तैयार है। लगातार विपक्ष दल मांग कर रहे हैं कि स्पेशल सत्र रखना चाहिए। आज भी हमने देखा है कि कुछ विपक्षी दल मिलकर के 100 से ऊपर सांसद मिलकर के उन्होंने एक पत्र तैयार किया जिसके सिग्नेचर करके प्रधानमंत्री को देने की प्रस्तावना की है। पर सरकारी सूत्रों का जहां तक मानना है, फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं बनी है, फिलहाल ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हुआ है कि हम एक विशेष सत्र बुलाए। रेगुलर मानसून सत्र पे ही सरकार का निश्चय अभी तक बना हुआ है। जी, शुक्रिया पायल इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान की झूठी कहानी को विदेशों में बेनकाब कर मल्टी पार्टी डेलीगेशन का पहला ग्रुप आज भारत लौट आया है। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में 4 देशों कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन और अल्जीरिया की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद प्रतिनिधिमंडल भारत लौटा। सभी 4 देशों, विशेष रूप से अल्जीरिया, ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के जीरो टॉलरेंस के रुख का समर्थन किया। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश मंत्री जयशंकर को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। जानकारी ये भी मिल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी भी ऑपरेशन सिंदूर पार के तहत विदेश दौरा करने वाले प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों से मिलेंगे। ये मुलाकात 9 या 10 जून को हो सकती है। जो इकोनॉमिक सैंक्शंस भी हम किए हैं
व्यापार पर, वीज़ाज़ पर, शिपिंग, पानी पर, ये हम कर रहे हैं। उद्देश्य है हमारा कि पाकिस्तान उसके गलत नीतियों को बदलाए और आतंकवाद को जो खुल्लम खुल्ला वो समर्थन करते हैं उसको बंद करें। साथ ही डेलीगेशन के सदस्य और डीएमके सांसद एमके कनिमोझी ने इस अभियान को काफी सफल बताया। उन्होंने कहा कि डेलीगेशन सफलतापूर्वक आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब कर पाया है। In Parliament, we can have heated arguments, but when it comes to the case of India, we stand as one. We can be, people of India. We can be chosen representatives, whoever it is. We stand together is what the message we brought, and we go back with that message. तो डेलीगेशन में गए राष्ट्रदूत वतन वापस लौटने लगे हैं। आवाज अड्डा में आज हम इसी पर ही खास चर्चा करेंगे। देश पहले दल पीछे 7:57 पर जरूर देखिए आज का आवाज अड्डा। चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें। जम्मू कश्मीर से ये खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। इन तीनों सरकारी कर्मचारियों पर लश्कर और हिजबुल के आतंकियों की मदद का आरोप है। पूरी डिटेल्स के लिए अब हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता रिफत। तो रिफत, बताएं क्या जानकारी है आपके पास? एक बड़ा एक्शन एलजी की तरफ से लिया गया है, क्या कुछ अब तक पता चल पाया है? देखिए, बिल्कुल 3 एम्प्लॉयज़ को ये जो है टर्मिनेट किया गया है और उसकी मंजूरी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दी है। एक का नाम मलिक इशफाक है, दूसरे का नाम एजाज़ अहमद है और तीसरे का नाम वसीम अहमद। जो मलिक इशफाक है उस पर इल्ज़ाम यह है कि वो एलईटी के लिए काम करता था और वो जम्मू कश्मीर पुलिस में बतौर कांस्टेबल तैनात हुआ था 2007 में, और उस पर ये इल्ज़ाम है कि वो वेपन डिलीवर कराता था। जीपीएस एनेबल्ड गाइडेड जो वेपन आते थे, चाहे ड्रोन के ज़रिए आते थे उस पार से, तो उन पर ये इल्ज़ाम है। उस इल्ज़ाम की बुनियाद पे उसे टर्मिनेट किया गया है और बताया जा रहा है कि उसका भाई भी मिलिटेंट था और 2018 में वो मारा गया था। और एजाज़ अहमद एक और मुलाजिम है, ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में बतौर टीचर था और 2011 से ये काम कर रहा था, लेकिन उस पर इल्ज़ाम है कि ये हिजबुल मुजाहिदीन के लिए एक्टिवली काम कर रहा था। और उसकी जो मिलिटेंट लिंक सामने आई है वो आई है नवंबर 2023 में, जब उसकी एक गाड़ी चेक की जा रही थी और उससे सामान बरामद किया गया, और ये सरकार का दावा है। और साथ ही वसीम अहमद खान एक और स्टाफर है, ये एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काम करता था और इस पे इल्ज़ाम ये है कि जो एक मारूफ जर्नलिस्ट शुजात बुखारी की किलिंग हुई थी और उसके सिक्योरिटी गार्ड्स की भी किलिंग की गई थी, और उस पे इल्ज़ाम है कि वो उसमें इन्वॉल्व था। और उसके अलावा सीआरपीएफ पे अटैक हुआ था, वो उन अटैक्स में भी इन्वॉल्व था। तो फिलहाल अभी तक कुल मिला के 2019 से लेकर अब तक, यानी जब से धारा 370 हटाएगी तब से लेकर अब तक 75 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सर्विस से टर्मिनेट किया गया है। ये मुख्तलिफ जेलों में हैं। इन पे चार्जेस यही हैं कि ये मिलिटेंट्स के साथ जुड़े हुए थे और मिलिटेंट लिंक्स बिल्कुल एक बड़ी जानकारी रिफत ने दी कि जब से बिल्कुल उपराज्यपाल के ही हम देख रहे हैं अध्यक्षता में ये बड़ा एक्शन लिया गया है। और अब तक जिस तरह से रिफत बता रहे थे 37 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है और अभी जो 3 की ताजा खबर भी आ रही है। इस बीच आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून को कश्मीर जाएंगे। प्रधानमंत्री वहां चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा ये रेल ब्रिज कश्मीर घाटी को रेल नेटवर्क से जोड़ेगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक्स पर चिनाब ब्रिज का एक वीडियो शेयर कर कहा कि इतिहास बनने जा रहा है, बस 3 दिन बाकी है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल शक्तिशाली चिनाब ब्रिज जम्मू और कश्मीर में खड़ा है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का एक अहम हिस्सा है और प्रकृति की सबसे कठिन परीक्षाओं को झेलने के लिए यह बनाया गया है। जानकारी यह भी मिल रही है कि इसी मौके पर प्रधानमंत्री कटरा से कश्मीर के लिए वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। दुनिया में सबसे ऊंचा जो आर्क ब्रिज है चेनाब नदी पर बनाया है, साथ ही एशिया का सबसे बड़ा केबल स्टेट ब्रिज अंजी ब्रिज भी इस परियोजना का अंग है। तो ये सभी बन करके तैयार हैं। हम लोगों ने जम्मू से श्रीनगर के बीच वहाँ के मौसम और तापमान को ध्यान में रखते हुए 2 नए विशेष प्रकार के वंदे भारत एक्सप्रेस का भी निर्माण किया है और ये दोनों गाड़ियाँ भी अब जम्मू और श्रीनगर के में रखी हुई है और इनका परिचालन जो है वह शीघ्र ही चालू करने की योजना है हमारी। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे आईपीएल 2025 के फाइनल मुकाबले की। आप देखते रहिए आवाज समाचार।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आईपीएल 2025 का खिताब किसके नाम होगा, इसका जवाब आज हमें मिल जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये फाइनल मैच खेला जाएगा। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर किस तरह का मूड है, क्या माहौल है, कितना उत्साह है फैंस में, ये जानते हैं। सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी केतन बताएं, आप बाहर मौजूद हैं, फैंस में कितना उत्साह है, किस तरह का रोमांच है, बताएं। देखिए उत्साह, देखिए यहाँ पर मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि सब यहाँ पर आरसीबी कर रहे हैं, लेकिन पंजाब भी इस वक्त फाइनल में है, लेकिन 10 में से 8 फैन है वो आरसीबी के हैं। अब देखिए कि एंट्री शुरू हो गई है और 6 बजे शंकर महादेवन की धुन के साथ इस आईपीएल फाइनल का जंग शुरू हो जाएगा। अब विराट कोहली जीतेगी कि उसके सामने पंजाब जीतेगा, वो एक बहुत बड़ा सवाल होगा। आइए हम यहाँ के जो फैन है आरसीबी के और अलग अलग टीम के, उनसे हम बात करते हैं। बताइए आप किसको सपोर्ट करने आए हैं यहाँ? वन एंड ओनली टीम आरसीबी को हम यहाँ पे सपोर्ट करने आए हैं और वो 100% डेफिनेटली जीतने ही वाली है। छोटी फैन है, कौन जीतेगा आज? आरसीबी फॉरएवर। इस साल का नाम आरसीबी जीतेगा, वन मैन किंग कोहली, विराट कोहली, आरसीबी। पंजाब तो है, पंजाब भी तो है। नहीं, इस बार इस साल का नाम है। इस बार तो विराट कोहली पक्का कप लेके आएंगे। बिल्कुल, तो बस चंद मिनटों का सवाल है, उसके बाद एक भव्य सेरेमनी शुरू की जाएगी। सिंदूर ऑपरेशन यहाँ सफलतापूर्वक अभी जारी है, तो राष्ट्रीय धुन के साथ है वो आईपीएल फाइनल का आगाज होगा और धीरे धीरे करके 1 लाख प्रेक्षक है वो इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अब प्रवेश ले रहे हैं। और जब पहली गेंद फेंकी जाएगी तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा जोश, उमंग और उत्साह होगा। लेकिन जो जीतेगा वही इस साल का चैंपियन होगा। जी शुक्रिया केतन, आपने काफी अच्छी तस्वीरें दिखाई। खासतौर पर आरसीबी के फैंस काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह से केतन बता रहे थे कि 6 बजे इस फाइनल मुकाबले का आगाज हो जाएगा। काफी दिलचस्प रहेगा कि इस बार आईपीएल 2025 की ट्रॉफी कौन सी टीम लेकर जाती है। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, टूरिज्म और हेल्थ सेक्टर के लिए एक अच्छी खबर है। सूत्रों के मुताबिक होटल्स और हॉस्पिटल्स जैसे कुछ चुनिंदा सर्विसेज को म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम के दायरे में शामिल किया जा सकता है। इससे इन बिजनेसेस को आसानी से फंडिंग मिल पाएगी। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम इसी साल जनवरी में लॉन्च की गई थी। डिटेल्स ले लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक बताएं, क्या जानकारी मिल रही है आपको? बिल्कुल, देखिए देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस साल जो एक म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की थी, इसका दायरा बढ़ाने पर विचार चल रहा है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि हेल्थ और टूरिज्म जैसे कुछ चुनिंदा सेक्टर को इस स्कीम में शामिल किया जा सकता है ताकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ावा दिया जा सके। दरअसल जो माना जा रहा है कि इस सेक्टर में जो खासतौर से इन्वेस्टमेंट होता है उसमें हैवी मशीनरी, अप्लायंसेस और स्पेशलाइज्ड बेड जैसी चीजें होती हैं जो कि लोकल मैन्युफैक्चर से ही अक्वायर किया जाता है। लिहाजा सरकार को लगता है कि अगर इन सेक्टर्स को भी इस स्कीम में शामिल किया जाता है तो ये सेक्टर्स को आसानी से कर्ज मिल सकेगी और इन तमाम चीजों में अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो इससे लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा। दरअसल इस स्कीम को इस साल के शुरुआत में यानी कि जनवरी में लॉन्च किया गया था, जिसमें 100 करोड़ रुपए तक का लोन देने की व्यवस्था की गई थी। और इस स्कीम की खास बात यह थी कि शुरुआती जो पहला साल है उसमें कोई भी ब्याज नहीं लगता था और उसके बाद अगले 3 साल तक सिर्फ 1.5% का ब्याज देना पड़ता है और ये स्कीम पूरी तरह से कोलेटरल फ्री है। तो कुल मिलाकर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को लेकर सरकार स्कीम लेकर आई थी उसमें कुछ सिलेक्टेड सेक्टर्स को शामिल करने पर विचार चल रहा है। डीपीआईटी की इस प्रपोजल पर वित्त मंत्रालय विचार कर रहा है। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, टाटा मोटर्स ने आज अपनी एसयूवी हैरियर ईवी को लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि ये एसयूवी सिंगल चार्ज में 627 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है, जबकि सिर्फ 15 मिनट की फास्ट चार्जिंग में 250 किलोमीटर की रेंज आपको इस एसयूवी में मिल जाएगी। इसके अलावा ये सिर्फ 6.3 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। हैरियर ईवी में डुअल मोटर ड्रिफ्ट बूस्ट मोड भी आपको मिलेगा, साथ ही 6 टैरन मोड भी दिए गए हैं जिसमें सैंड, रॉक क्रॉल और एक कस्टम मोड भी शामिल है। हैरियर ईवी में ऑटो पार्क असिस्ट और रिमोट पार्किंग के लिए समन मोड दिया गया है। इसके अलावा इसमें आपको 14.5 इंच का सैमसंग नियो QLED इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी मिलेगा। इसमें डॉल्बी एटमॉस के साथ JBL Black 10 का स्पीकर ऑडियो दिया गया है। आपको बता दें इसकी जो शुरुआती कीमत है वो 21,49,000 रुपए है।
तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बता देते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। 10 मिनट में डिलीवरी करने वाले जेप्टो के गोदाम में फफूंद लगी चीजें बरामद हुई है। तो क्या क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पैसे बचाने के लिए कंज्यूमर के साथ गड़बड़ी की जा रही है? कंज्यूमर अड्डा में आज हम इसी पर ही खास चर्चा करेंगे। शाम को 5:57 पर जरूर देखिए 10 मिनट में डिलीवरी, हड़बड़ी में गड़बड़ी।